अध्याय 31। स्तर 3 और निराशाजनक निर्देशक ली। मछली, वे पहले ही ड्रैगन एनर्जी में परिवर्तित हो चुके हैं। तुमने मेरे बंस छीनने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने की कभी उम्मीद नहीं की होगी। वांग शियान ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ समुद्र में उनकी बातचीत सुनी। उसने अपने चारों ओर देखा। वर्तमान में मछली फार्म से मछली का केवल एक स्कूल उसके द्वारा नियंत्रित किया गया था। वांग शियान ने अपना मुंह चौड़ा किया। उसने अपनी पूंछ को थोड़ा सा घुमाया और एक तीखे तीर की तरह निकल गया। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, कुछ 100 मछलियां उसके द्वारा आसानी से खा ली गईं। 0.09 ड्रैगन एनर्जी निकाली गई। 10,000 ड्रैगन एनर्जी पूरी हुई। डिवाइन ड्रैगन लेवल 3 के लिए विकसित। उसी समय वांग जियान ने अपने शरीर को एक विशाल ड्रैगन ऊर्जा चार्ज करने और मजबूत करने के लिए महसूस किया। सुनहरी चमक के बीच ड्रैगन के तराजू और भी दृढ़ और सुरक्षित थे। उनके ड्रैगन पंजे की जोड़ी मजबूत और सख्त थी। पंजों की हर एक हड़ताल में विनाशकारी शक्ति की एक भयावह मात्रा थी। उसके शरीर का वजन और भी अधिक था क्योंकि उसकी 2 भव्य ड्रैगन दाढ़ी थी। नाम वांग जियान। रेस ह्यूमन ड्रैगन में बदलने में सक्षम। स्तर 3 ड्रैगन एनर्जी 1/1 लाख। महाशक्ति समुद्री जानवरों पर हावी होना, किसी भी समुद्री जानवर पर शासन करने की क्षमता जो अपने मौजूदा स्तर से कम है। समुद्री जानवरों के किसी भी रूप को खाएं ड्रैगन ऊर्जा निकालने के लिए। खेती की कला दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। स्तर 3 मेरे वर्तमान भौतिक शरीर के साथ मुझे लगता है कि एक गोली भी मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन मेरे शोध के अनुसार मेरा मानव रूप मेरे ड्रैगन के रूप से बहुत कमजोर है, वांग जियान ने अपने मन में सोचा। बीती रात उन्होंने प्रदर्शन किया। उसने खुद को एक बोल्ड से टकराने की कोशिश की और उस पर लगे ड्रैगन के तराजू को पूरा नुकसान हुआ। लेकिन उसका मानव रूप उसके ड्रैगन रूप से 2 गुना कमजोर था। वांग जियान का वर्तमान भौतिक शरीर एक हैंडगन या कुछ बंदूकी जो अधिक शक्तिशाली हैं से गोली ले सकता है। मैं अभी भी आखिरी कुछ 1000 मछलियों के साथ बचा था। मैं उन सबको भस्म कर डालूंगा और यहाँ कुछ न छोड़ूंगा। वांग शियान ने अपने शरीर को अत्यधिक तेज गति से हिलाया। 5 मिनट के भीतर मत्स्य में बची हुई मछलियां सब खा गईं। पूरी मछलियां बिना मछली के रह गई थीं। उन सभी का खात्मा कर दिया गया। निर्देशक ली जब मछली पकड़ने वाली नाव पर खड़े थे तो वे असमंजस में थे। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। खोज जारी रखें। जारी रखना। मछली कैसे गायब हो सकती है? हाँ बॉस। नाव पर सवार कार्यकर्ता ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसने अभी अभी 20 जाल डाले थे और उनमें से किसी ने भी मछली नहीं पकड़ी। ये बेहद अनोखा था। कम से कम 300,000 किलोग्राम मछली के सामान वाली मछली पालन से अचानक मछली गायब कैसे हो सकती है? वोइला, मछली का जाल समुद्र में डाला गया और फिर वही हुआ। उसमें से एक खाली जाल निकाला गया। जब निर्देशक ली ने वही सब कुछ फिर से होते देखा तो वह डर गए। निदेशक ली, क्या आपने यह नहीं कहा कि आपके मत्स्य पालन में 300,000 किलोग्राम मछली है? अब वे कहाँ हैं? हाँ, निर्देशक ली, साझेदारी स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों के लिए हमें आपकी मछली देखने की आवश्यकता है। पर अब इस समय मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार विदेशियों के एक समूह ने निर्देशक ली को निराशा में देखकर अपनी भौहें चढ़ा लीं। मछली के बिना वे साझेदारी कैसे स्थापित करने जा रहे हैं? उन्होंने जो कहा उसे सुनकर निर्देशक ली ने अपनी अभिव्यक्ति को गहरा कर लिया क्योंकि उनका दिल डर से दौड़ रहा था। मत्स्य पालन ने उन्हें स्थापित करने के लिए $20 मिलियन खर्च किए थे। सेटअप, तलना और मछली के भोजन के लिए किराए और जनशक्ति में $20 मिलियन का निवेश किया गया था। अब वह उस राशि को वसूल करने के लिए मछली के सामान का मत्स्य पालन में उपयोग करने के लिए तैयार था। लेकिन पूरे मत्स्य पालन में मछली का सारा माल गायब हो गया था। गायब हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसने उन्हें काफी प्रभावित किया था और उनके दिवालिया होने का खतरा था। एक बड़ा जाल का प्रयोग करें और उन्हें बाहर खींचो। मुझे विश्वास नहीं होता कि 300,000 किलोग्राम मछली बिना किसी कारण के गायब हो सकती है। निर्देशक ली ने उन विदेशियों को जवाब देने के बजाय उदास चेहरे के साथ अपने कार्यकर्ता को बुलाया। जैसे ही नाव पर काम करने वाले ने अपने मालिक के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखी, उसका खून ठंडा हो गया। तुरंत उन्होंने अन्य सभी श्रमिकों को पसीन के साथ मछली काटने का आह्वान किया। मछली पकड़ने वाली 3 नावें मछली पकड़ने के केंद्र तक पहुंची और जाल से स्कूल को घेरने के लिए बड़े पसीन लगा दिए। समय तेजी से बीतता गया और तेज धूप आकाश में लटकी हुई थी।
निर्देशक ली के माथे पर पसीना फूट रहा था, जबकि बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कातरता से टिश्यू का एक टुकड़ा उन्हें थमा दिया। विदेशियों का समूह किनारे खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। मछली पकड़ने वाली 3 नावों ने मछलियों को काटना शुरू कर दिया और जाल जल्दी से खींच लिया गया। हालांकि कुछ भी नहीं, मछलियां बिल्कुल नहीं थीं। एक भी फिश फ्राई के बिना पूरी फिशरी पूरी तरह से खाली लग रही थी। चल दर, हमने अपने कुछ दिन बर्बाद किए। हाँ, क्या निराशाजनक यात्रा है। अगली बार हम बिना किसी साख के मत्स्य पालन में सहयोग नहीं करेंगे। मत्स्य पालन के किनारे खड़े विदेशियों ने अपना सिर हिलाया और निर्देशक ली को ठंडेपन से देखा। एक एक करके वे मुड़े और बाहर निकल गए। क्यों? मत्स्य पालन में समुद्र को देखते हुए निर्देशक ली की आंखें खुल गईं और वह खुद से बुदबुदाए। केवल मायूसी ही बची थी। ठोकर लगने और जमीन पर गिरने के कारण ऐसा लग रहा था कि वह बेहोशी की हालत में है। निर्देशक ली, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने निर्देशक ली को पकड़ते हुए कहा। सब खत्म हो चुका है। निर्देशक ली मिश्रित भावों के साथ फर्श पर बैठे। निर्देशक ली, हम सब फिर से शुरू कर सकते हैं। हिम्मत मत हारो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे सांत्वना दी। सब खत्म हो गया। मुझे इस साल $20 मिलियन का कर्ज चुकाने की जरूरत है। जब तक मैं अपनी सारी संपत्ति नहीं बेच देता, नहीं तो। वरना। निर्देशक ली चकित रह गए क्योंकि वे अपनी आंखें खाली किए बैठे थे। अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अपनी जीभ खो बैठा। निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत दो, इसे अपने आप पर दोष दें। वांग शियान ने निर्देशक ली की ओर देखा, जो ठंडी आंखों से किनारे पर बैठे थे। उसने अपने शरीर को हिलाया और तेजी से समुद्र की ओर तैर गया। 2 मीटर लंबे शरीर ने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली खिंचाव दिया। जब वह बाहर निकलने पर स्टील के तार की जाली पर पहुंचा, तो वांग शियान ने अपने ड्रैगन पंजे बाहर निकाल दिए और तार की जाली को एक बड़े छेद में इस तरह से घुसा दिया कि वह उसमें से गोता लगा सके। समुद्र में उसकी गति इतनी तेज थी कि शार्क भी उससे धीमी थी। समुद्र में मार्लिन और स्वॉर्डफिश केवल 2 प्रकार की मछलियां थीं जो उससे तेज तैर सकती थीं। शुरुआत में मैंने सोचा कि मुझे तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए 10 दिनों से अधिक की आवश्यकता होगी। ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। अब केवल 2 बजे हैं। मैं स्कूल में कुछ सी फूड पकड़ लूंगा और कुछ आउटडोर कुकिंग करूंगा। वांग शियान चिंतित महसूस कर रहा था। स्तर की उन्नति और उसके बैंक में $10 मिलियन ने उसे खुश कर दिया। केवल एक चीज जो उसके लिए ठीक नहीं चल रही थी, वह थी उसका खाली पेट। वह वापस समुद्र में तैर गया और किनारे पर वापस आने से पहले उसने 3 झींगा मछलियों और तैरने वाले कुछ केकड़ों को पकड़ा। अध्याय 32। बहुत कमजोर। समुद्र से बाहर निकलते हुए वांग शियान ने अपने कपड़े वापस पहन लिए। चूंकि उसका स्तर तीसरे स्तर तक बढ़ गया था, उसके शरीर से निकलने वाले ड्रैगन की एक अदृश्य शक्ति थी। उसी समय उसका शरीर पतला और सही अनुपात का हो गया। ड्रैगन ऊर्जा द्वारा मजबूती के माध्यम से उसकी त्वचा बिना किसी निशान की गोरी और निर्दोष थी। वांग शियान ने एक फीकी मुस्कान दिखाई। उसने सभी झींगा मछलियों और तैरने वाले केकड़ों को बांधने के लिए डोरी की तलाश करने से पहले अपनी पीठ को फैलाया। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे अच्छा आराम मिलने वाला है। वांग शियान ने अपने शरीर की ताकत महसूस करते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह आगे बढ़ा। समर सन रिजॉर्ट के नज़दीक किराए पर निजी कार लेना आसान है, इसलिए उन्होंने समर सन रिजॉर्ट के प्रवेश द्वार की ओर चलने का विकल्प चुना था। दोपहर के समय सूरज आसमान में ऊपर लटका हुआ था। जब दोपहर का समय हुआ तो आसमान में अंधेरा छाने लगा। वांग शियान ने सिर उठाया और मौसम पर नजर डाली। शायद मैं एक दिन बादलों को बुला सकूं और अपनी इच्छानुसार वर्षा कर सकूं, वांग शियान ने मन ही मन सोचा। वह मुस्कुराया और समर सन रिजॉर्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। रिसोर्ट के मुख्य द्वार के सामने एक विशाल फव्वारा था। गेट के किनारों पर सजावट के तौर पर पेड़ और अन्य पौधे लगे थे। ये पौधे एक क्षेत्र पर छाया डालते हैं और छाया के नीचे कुछ टेबल और कुर्सियां थीं जो दूसरों के लिए आराम करने के लिए उपलब्ध थीं। वांग शियान ने देखा कि प्रवेश द्वार पर कोई निजी भाड़े की कार नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला और इंटरनेट के माध्यम से एक के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। अब बारिश हो रही है। हालांकि इसी समय आसमान से बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगीं। वांग शियान तुरंत पेड़ों की छाया की ओर भागा। जब वह छाया में पहुंचा तो उसने उसमें एक अधेड़ और वृद्ध व्यक्ति को देखा। बूढ़ा आदमी रेशम से बना एक सफेद मार्शल आर्ट सूट पहने हुए था और बिल्कुल उन आम बूढ़े लोगों की तरह लग रहा था जो सुबह बगीचे में ताइची का अभ्यास करते थे।
अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लिए वह एक शर्ट पहने हुए था और किनारे खड़ा था। वह वृद्ध की ओर स्नेह भरी निगाहों से देख रहा था। वांग शियान के आगमन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। उसने उस पर एक नज़र डाली और उसके बाद उस पर ध्यान नहीं दिया। वांग जियान ने अपनी बुकिंग जारी रखने के लिए अपना फ़ोन उठाने से पहले झींगा मछलियों और तैरने वाले केकड़ों को किनारे कर दिया। दूल्हा दूल्हा दूल्हा। इस समय एक स्पोर्ट्स कार के इंजन के घूमने की आवाज़ सुनाई दी। वांग जियान ने एक नज़र डालने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि एक किशोर फरारी से उसकी ओर भाग रहा है। दादा, किशोरी काफी हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ लग रही थी। एक साधारण छलांग के साथ वह घास पर कूद गया और उत्साह से बूढ़े व्यक्ति की ओर चिल्लाने लगा, दादाजी, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। बूढ़े ने अपने पोते की ओर देखा और एक संतुष्ट दृष्टि प्रकट की। बुरा नहीं, आप अपने पिता से बहुत बेहतर हैं। आपके पिता ने 27 साल की उम्र में ही सफलता हासिल की थी। दादाजी, आओ और मुझे कुछ मार्गदर्शन दो। किशोर ने उत्साह से अपने हाथ मले। बूढ़े आदमी ने वांग जियान को देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और अपने पोते को जवाब दिया, चलो इसे रात में करते हैं। यह अभी बहुत सुविधाजनक नहीं है। किशोर थोड़ा अचकचा गया। उसने वांग जियान पर एक नज़र डाली, जो उनके ठीक बगल में खड़ा था, और जानता था कि उसके दादा थोड़े सावधान थे। वह वांग जियान की ओर मुड़ा और सीधे कहा, अरे भाई, क्या आप यहाँ से खुद को माफ करने का मन बना रहे हैं? हमारे पास भाग लेने के लिए कुछ मामले हैं। जब वांग जियान ने उसकी बातें सुनी तो उसके मन में संदेह पैदा हो गया, क्योंकि उसने अपने सामने किशोरी को देखा। उसके मांगलिक व्यवहार ने वांग जियान को नाराज कर दिया और इस तरह उसने किशोर को नज़रअंदाज कर दिया। किशोर की भौहें तन गईं और उसकी आंखों के सामने एक ठंडी और जानलेवा मंशा चमक उठी। वह धीरे धीरे वांग शियान की ओर चला। जियो जिंग, परेशानी मत करो, बूढ़े व्यक्ति ने उसे याद दिलाया जब उसने देखा कि उसका पोता आ रहा था। दादाजी, मैं अभी उन्हें विदा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। ऐसा लग रहा था कि किशोर बूढ़े आदमी से थोड़ा डर गया था, क्योंकि वह मुड़ा और उसे जवाब दिया। जिसके बाद उसने अपना हाथ वांग शियान की ओर बढ़ाया और उसका कंधा पकड़ लिया। किशोरी की हरकत को देखकर वांग शियान की भौहें तन गईं। अपने विस्तारित हाथ को देखते हुए वांग शियान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और किशोर की बांह पकड़ ली। आप क्या चाहते हैं? वांग शियान ने अपना सिर उठाया और किशोर से ठंडेपन से कहा। किशोरी हैरान नजर आई। इसके तुरंत बाद जैसे ही उन्होंने बात की, उनके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत तेज है। अपने हाथ को हिलाते हुए उसने वांग जियान के दाहिने हाथ को उल्टा पकड़ लिया। इतनी तेजी एक सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से इस गति को प्राप्त नहीं कर सकता। वांग शियान थोड़ा चौंक गया जब उसने किशोर को अपनी बांह पर पकड़ते हुए देखा। इस बिंदु पर उन्होंने उनके और मार्शल आर्टिस्ट के बीच की बातचीत को याद किया, जिसका बॉस डाकू ने पहले उल्लेख किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे मार्शल कलाकार हैं? अरे बव्वा, कृपया हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ। किशोरी ने वांग शियान को उपहास और तिरस्कार की निगाहों से देखा। हालांकि वह धीरे धीरे अपनी हथेली से बल लगा रहा था। अत्यधिक मजबूत। वांग जियान एक बार फिर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने अपनी बांह के माध्यम से किशोरी की ताकत महसूस की। साथ ही उसने किशोरी के हाथ पर थोड़ा जोर लगाना शुरू कर दिया। अर्ग, आप अपनी मौत की मांग कर रहे हैं। दर्द की भयानक चीख फैल गई, जिसके बाद किशोरी ने जमकर हंगामा किया। चीख सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी और बूढ़ा चौंक गया और तेजी से पलट गया। जियो जिंग, इसे रोको, दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, वे चिल्लाए जब उन्होंने किशोर को अपना पैर उठाते हुए और शातिर तरीके से वांग शियान की ओर बढ़ते हुए देखा। अपने हाथ को सुन्न महसूस करते हुए नाराज किशोर रुका नहीं, बल्कि अपने दाहिने पैर से गुस्से में हमला कर दिया। ये तुम हो जो अपनी मौत की मांग कर रहे हो? वांग शियान ने किशोरी के शातिर हमले को देखा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और वह सीधे अपनी हथेली तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि एक अजेय दाहिने पैर को सीधे पकड़ लिया गया था और आगे नहीं बढ़ाया गया था। इसी तरह वांग शियान ने अपना पैर उठाया और किशोर की छाती पर लात मारी। बम। मजबूत प्रभाव बल ने किशोर को बगल में पत्थर की बेंच पर पटक दिया। किशोरी खुद को रोक नहीं पाए और उसने खून की उल्टी की, जिसके बाद एक भयानक चीख निकली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। उन्हें शुरू में लगा था कि यह युवक किशोरी को घायल कर देगा। हालांकि एक ही पल में जियो जिंग वह था जो इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया था कि उसके प्रभाव से खून बहने लगा।
अधेड़ उम्र का आदमी दंग रह गया। हालांकि वो बाद में तेजी से आगे बढ़ा और वांग जियान पर हमला किया जैसे एक चीता अपने शिकार का शिकार करता है। वांग शियान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा और जानलेवा इरादे बनने लगे। अधेड़ की रफ्तार किशोर से काफी तेज थी, हालांकि यह अभी भी उसकी आंखों में बहुत धीमा था। उस मूके को देखकर जो उसकी ओर वार कर रहा था, वह सीधे हाथ के पास पहुंच गया। उसने मुट्ठी को एक हाथ से रोका और 1 इंच आगे बढ़ने से रोक दिया। अधेड़ उम्र का आदमी हैरान रह गया। जिस घूंसे में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उसे इस तरह रोक दिया गया जैसे उसे उसी स्थिति में स्थिर किया जा रहा हो। बहुत दुर्बल, वांग शियान ने भी अपनी मुट्ठी उठाए और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पेट पर हमला किया। बम डेवियर ड्रैगन की शक्तिशाली ताकत ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सीधे अपने घुटनों पर भेज दिया। अरे दोस्त, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। युवक को अपने पोते और बेटे को सिर्फ एक लात और मुक्के से हराते देख बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से बीच में टोका। वांग शियान ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और अपने कंधों को थोड़ा उचका दिया। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मुझे खेद है बेटा, मुझे क्षमा करें। मैं ज़्यूलियानग्रेन हूँ, कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। बूढ़े व्यक्ति ने जल्दबाजी की और अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी बाईं हथेली में जकड़े हुए वांग शियान से कहा, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरा पोता और बेटा ये पहचानने में असफल रहे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। यदि उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है, तो कृपया मुझे उनके लिए क्षमा मांगने की अनुमति दें। बूढ़े ने अपने को दोहराया। खांसी खांसी। बूढ़ा थोड़ा उत्तेजित हुआ और जोर जोर से खांसने लगा। उसने फुर्ती से अपना मुंह पोंछने के लिए एक सफ़ेद रुमाल निकाला और रुमाल पर उसका खून ही खून था। वांग शियान ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और टिप्पणी की, इसे भूल जाओ। वो हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नहीं थे। अगर किशोर का रवैया बेहतर होता और वह उसके सामने अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता तो वह पलटवार नहीं करता। इसके अलावा जब उसने पहले हमला किया था तब उसने अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया था। उसने सोचा था कि दूसरी पार्टी मजबूत थी, लेकिन वे अप्रत्याशित रूप से कमजोर थे कि सिर्फ एक लात मारने के बाद खून थूकने के लिए। यह आदमी बहुत बदकिस्मत था। बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। क्या यही एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है?